हिंदी साहित्य के सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, पांडे-बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहकर उनका विरोध किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बनारसी दास चतुर्वेदी। परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कृति किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौरानंद पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशन है इसका। फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? फैंटेसी को अनुभव की कन्या किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? पुरुष कहानी ही कहो, तो ध्यान रखेंगे कीर्तिलता को कहा है। ठीक है। पंत की किस रचना को अंतिम छायावादी ग्रंथ माना जाता है? पंत जी का कौन सा काव्य संग्रह है जिसे अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? सही उत्तर है गुंजन 1932 ईस्वी। प्रगतिशील लेखक संघ के किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सन 1936 ईस्वी का, यानी प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने स्वयं की थी। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी थी? कवियों में राजकुमार, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। एक कथन है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है यह, कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में यह एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट्य है? तो ध्यान रखेंगे इसे, वैष्णव संप्रदाय। केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है डॉक्टर विजयपाल। इन्होंने कोर्ट का कवि कहा है केशव दास को, इसे ध्यान रखना है। कुछ रचनाएं जिनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, जैसे प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रहीम का है कि रसखान का है, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ध्यान रख लेंगे ये रसखान का है। मदनाष्टक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है रहीम दास। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखेंगे नंददास। एक किसी अन्य रचनाकार की भी रचना रास पंचाध्यायी है, कौन है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। रास पंचाध्यायी नाम से किसने और रचना लिखी है? आगे पॉइंट है, बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद और ब्रजभाषा में किसने लिखी है? बिहारी सतसई की टीका, इसका सही उत्तर है कवि कृष्णलाल। ये बिहारी जी के पुत्र थे, उन्होंने ही उसकी टीका सवैया छंद और ब्रजभाषा में लिखी है। अगला पॉइंट है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण को दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। अगला पॉइंट है, कुट्टी चातन उपनाम से निबंध की रचना करने वाले लेखक कौन थे, या निबंधकार कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है अज्ञेय। मुर्दहिया नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मुर्दहिया नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है डॉक्टर तुलसीराम। 2014 में इसका प्रकाशन है और इसके दो भाग हैं। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा के दो भाग हैं, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। तो मुर्दहिया को ध्यान रखेंगे डॉक्टर तुलसीराम के नाम के साथ। अगला पॉइंट है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। यह पंक्ति किसने लिखी है? शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, रामविलास शर्मा जी का कथन है। ठीक है। अगला पॉइंट है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर।
तो ये महत्वपूर्ण साहित्यिक निबंधों का संग्रह है, बहुत अच्छी पुस्तक है। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर का है, ध्यान रख लेंगे। दोस्तों, हमारा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में LT, GIC, GDC सभी में बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्नों और तथ्यों का संकलन, वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक प्रश्नों के हल के साथ ये तैयार किया गया है। आप सभी के लिए UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट टीचर सभी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके न्यूनतम शुल्क पे आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। काव्यशास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनकी संभावना बराबर बनी हुई है, तो देखते हैं। सबसे पहले, रस के संबंध में रसौ वै सह कहकर उसे आनंद स्वरूप किस ग्रंथ में माना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, उपनिषदों में। उपनिषदों में रस के संबंध में कहा गया है, यानी ब्रह्म को रसौ वै सह कहा गया है। तो ये अवधारणा उपनिषदों में है, ध्यान रखेंगे। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार भट्ट नायक ने रस को क्या कहा है? तो सबसे पहले भरत मुनि का रससूत्र आपको ध्यान रखना है, विभावानुभावे व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इसी रससूत्र के 4 व्याख्याकार हुए, उसमें भट्टनायक जी हैं। उन्होंने रस को क्या कहा है? उन्होंने कहा ब्रह्मास्वाद सविध, यानी ब्रह्मानंद सहोदर। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्टनायक ने कहा है, और ये भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी कौन माने जाते हैं? ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखेंगे, भट्टनायक, कुंतक और महिम भट्ट, इन तीनों के नाम आते हैं ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी के रूप में, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन कहाँ के विद्वान थे? तो ध्यान रखेंगे, कश्मीर निवासी थे ये आनंदवर्धन जी, और ध्वन्यालोक इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके आधार पर ही ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। इसी ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा के पद पर किसे आसीन किया है? तो सभी ने अपने अपने सिद्धांतों की आत्मा बताया हुआ है अलग अलग, कि हमारे सिद्धांत की आत्मा यह है, इस सिद्धांत की आत्मा यह है। इस रूप में ध्वनि सिद्धांत की जो आत्मा है वह तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना को माना है आनंदवर्धन जी ने। ठीक है, तो 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, तीसरी जो शब्द शक्ति है व्यंजना, उसे ही आनंदवर्धन जी ने ध्वनि सिद्धांत की आत्मा के पद पर आसीन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस नया बैच UPLT, GDC और GIC के लिए चल रहा है। आप सभी हमारे नंबर पर संपर्क करके जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 20 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही UP, TGT, PGT की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत उपयोगी हमारे नोट्स का ये सेट आप हमारे नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत हेल्पफुल नोट्स है ये, ऑर्डर कर सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। देखते हैं आगे इस वन लाइनर की श्रृंखला में कि रस निष्पत्ति की व्याख्या में साधारणीकरण की उद्भावना में किसकी कल्पना शक्ति का योगदान माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, भट्टनायक, यानी साधारणीकरण की उद्भावना का श्रेय किसे जाता है? भट्टनायक को। साधारणीकरण उन्हीं की कल्पना का योगदान है। ठीक है, भट्टनायक काव्य को शब्द व्यापार मानते हुए 3 व्यापारों का उल्लेख करते हैं। तो काव्य को क्या मानते हैं? शब्दों का व्यापार, और उसके अंतर्गत 3 व्यापारों का उल्लेख करते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नहीं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ये भट्टनायक काव्य के 3 व्यापार बताते हैं। रस की प्रतीति को अभिनवगुप्त क्या नाम देते हैं? तो ध्यान रखेंगे, रस की प्रतीति को निर्विघ्न संविद विश्रांति, ये किसी भी रूप में पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी कि निर्विघ्न संविद विश्रांति ये किसने कहा है? तो अभिनवगुप्त जी ने रस की प्रतीति के लिए इसे कहा है। इसका अर्थ है कि कवि, नट या सामाजिक जब तीनों विघ्न रहित होते हैं तभी रस की प्रतीति संभव हो सकती है। यानी कोई रचनाकार है, कोई मंच पे नाटक खेल रहा है, या सहृदय यानी सामाजिक जो बैठ करके नाटक को सुन रहा है, अगर विघ्न रहित है, कोई बाधा नहीं हो रही है, कोई आप नाटक देखने गए हैं और व्यवधान नहीं, खटपट की आवाज़ नहीं हो रही, कहीं हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, तो आप
रस की प्रतीति बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के विघ्न जब उत्पन्न हो तो नट जो नाटक कर रहा है, जो अभिनेता है, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होगा। तो विघ्न रहित जब होगा, निर्विघ्न संविद्ध शांति, तभी रस की प्रतीति संभव हो सकती है, अभिनवगुप्त ये कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? बहुत महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट्स हैं जो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में बहुत उपयोगी हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो ध्यान रखेंगे, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है शुक्ल जी के अनुसार। आगे देखते हैं, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार किसका साधारणीकरण होता है? तो विश्वनाथ जी कहते हैं विभावादि के व्यापार का नाम साधारणीकरण है। तो आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। और उनके अनुसार साधारणीकरण किसे कह सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो नगेंद्र जी ने कहा है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो ये नगेंद्र जी के अनुसार आप ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, आप जिसमें हिंदी साहित्य और काव्यशास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ आप इन सभी को तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभिधा शब्द शक्ति किसे कह सकते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है? तो इसकी परिभाषा के रूप में आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो इन्हें बेहतर ढंग से पहचान पाएंगे। हालांकि सभी लोग जानते हैं। उद्भट लिखते हैं कि शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थ बोध ही अभिधा व्यापार है। जहाँ शब्दों के अर्थ बोध प्रत्यक्ष हो, यानी जो कहा जाए हुबहू वही स्वीकार हो रहा हो, ग्रहण हो रहा हो, वहाँ अभिधा व्यापार होता है, ये उद्भट कहते हैं। और मम्मट लिखते हैं कि शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान के मुख्य रूप से गृहीत साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराती है, अभिधा कहलाती है। यानी बिना किसी व्यवधान के जो मुख्य अर्थ है, जो मुख्य संकेतित अर्थ है, वो आप तक पहुंच जाए तो समझिए कि वो अभिधा शब्द शक्ति वहाँ पर काम कर रही है, ये मम्मट कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? तो पारिभाषिक रूप में आप इसे समझ लें कि मम्मट लिखते हैं कि मुख्यार्थ की अभिव्यक्ति पर बाधा के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध जिस शब्द शक्ति से अन्य अर्थ लक्षित होता है, वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाती है। यानी मुख्यार्थ में बाधा हो रही है, आप मुख्य अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ कोई अन्य अर्थ लक्षित हो रहा हो, उसका लक्षण आ रहा हो, वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाती है। मम्मट ये लिखते हैं। अभी पारिभाषिक शब्द के रूप में आप इसे परिभाषाओं को ध्यान रखें। आगे यदि आप चाहते हैं तो उदाहरणों के साथ हम इस शब्द शक्ति के हिस्से को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पाठ्यक्रमों में लगा हुआ हिस्सा है। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा है, निर्मला जैन जी की पुस्तक है कि अभिधेयार्थ, निशा अग्रवाल जी की पुस्तक में लिखा है कि अभिधेयार्थ स्पष्टतः कहा जाता है, लक्ष्यार्थ सूचित किया जाता है और व्यंग्यार्थ का ध्वनन संभव है, जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। यानी स्पष्ट कहा न जा रहा हो, कोई लक्ष्यार्थ सूचित न किया जा रहा हो, लेकिन कोई अर्थ ध्वनित हो रहा हो व्यंग्यार्थ रूप में, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है, जो कि न कही गई हो न लक्षित की गई हो, फिर भी सहृदय द्वारा, पाठक द्वारा समझ ली जाती है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में भी देखा। आगे अनवरत हम ये क्लासेस वन लाइनर के रूप में सारे पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई आप सभी के लिए लेकर के मौजूद रहेंगे। वन लाइनर वाले हिस्से को आप हमारे चैनल पे जितने भी क्लासेस हैं उन्हें ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम वन लाइनर सीरीज चलाते हैं। ये अभी लगातार 10 सीरीज चलेगी, आज ये तीसरी श्रृंखला थी। और आप सभी के लिए सूचना कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए हमारे ये नोट्स की जो सेट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा सुझाव है आप इन दोनों को ले सकते हैं, और यूजीसी नेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके लिए रचनाओं पर आधारित हमारा ये नोट्स और हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो कि आचार्य शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तकों पर बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे अपने पास रख सकते हैं और आप देखेंगे कि ये सारे फैक्ट्स जो कि शुक्ल जी, बच्चन और नगेंद्र से पूछे जाते हैं, वो सब का कलेक्शन आपको एक हैंडबुक के रूप में ये मिल जाएगा और आप इनसे तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं।
वन लाइनर सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को इस क्लास में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सन 1865 ईस्वी में आल्हा खंड का प्रकाशन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान रखेंगे, चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने 1865 में जो इसके कुछ खंड, कुछ पेजेस उपलब्ध थे, उन्हें आल्हा खंड के नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया। बीसलदेव रासो में नायिका राजमती किसकी पुत्री थी? इसका जो सही उत्तर है वह है राजा भोज परमार की पुत्री। इसमें दरअसल बीसलदेव रासो में जो बीसलदेव है वो नायक है और राजमती नायिका है। बीसलदेव का जो मुख्य नाम है वो है विग्रहराज चतुर्थ, वही बीसलदेव रासो के बीसलदेव के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वो अजमेर का राजा रहता है। बीसलदेव रासो की रचना किस वर्ष हुई? तो ध्यान रखेंगे 1155 ईस्वी में इसकी रचना मानी जाती है। ठीक है, बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो में राजमती कितने वर्ष तक विरह दुख में अकेली रहती है? इसका सही उत्तर क्या है? 12 वर्ष। जो नायक है बीसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है और 12 वर्ष तक अकेले राजमती उस विरह दुख में अकेले रहती है। ठीक है। कुमार रासो का रचना काल क्या है? तो ध्यान रखेंगे, नगेंद्र जी की पुस्तक में ये तथ्य है कि 9वीं शताब्दी इसका रचना काल माना जाता है कुमार रासो का। डॉक्टर वूलर ने किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना घोषित किया? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज विजय नामक एक रचना के आधार पर डॉक्टर वूलर ने अप्रामाणिक सिद्ध किया। और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन हैं? जयानक। ध्यान दीजिएगा, जयानक हैं पृथ्वीराज विजय के रचनाकार। नगेंद्र के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, नगेंद्र जी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल शैली की भाषा है। ठीक है। ब्रजभाषा का वह रूप जो राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है वह क्या कहलाता है? पिंगल शैली। तो डिंगल और पिंगल का जो नाम आता है उसे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो पिंगल शैली क्या बताया है नगेंद्र जी ने? ब्रजभाषा का वह रूप जो राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। और डिंगल क्या है? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी जो है वो डिंगल है। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में जो अंतर है उसे आप ध्यान दीजिएगा, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे इस नोट्स का सेट ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में मिलेंगी और आगामी टीजीटी, पीजीटी और EMRS की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल और बच्चन जी की पुस्तक के आधार पर उसे पूरा निर्मित किया गया है। देखते हैं अगला तथ्य। ढोला मारू रा दूहा एक प्रेम कथा है, इसकी रचना किस छंद में हुई है? तो इस सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो है ढोला मारू रा दूहा क्या है? एक प्रेम कथा है, इसकी रचना दोहू में हुई है। ठीक है। ढोला मारू रा दूहा किस शताब्दी की रचना है? तो ध्यान रखेंगे, 11वीं सदी की ये रचना मानी जाती है। 11वीं शती, ढोला मारू रा दूहा। इसका जो मूल कवि है, मूल रचनाकार कल्लोल को माना जाता है और एक कुशल राय का नाम का एक कवि, उसने इसमें कुछ छंद जोड़ करके उसने इसका विस्तार किया। यह कृति एक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य है। ध्यान दीजिएगा, नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि ढोला मारू रा दूहा एक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य है। इसका नायक ढोला और नायिका मरवड़ी है। ठीक है। ध्यान दीजिए, दोनों ये बातें महत्वपूर्ण है कि एक लोक भाषा काव्य है, नायक का नाम ढोला और नायिका का नाम मरवड़ी है। सरवर से एक तिरिया उतरी उन्होंने बहुत रिझाया। सरवर से एक तिरिया उतरी उन्होंने बहुत रिझाया, यह किसकी पंक्ति है? तो ध्यान दीजिए, यह अमीर खुसरो की एक पहेली है। ठीक है। सरवर से एक तिरिया उतरी उन्होंने बहुत रिझाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का जन्मवर्ष क्या है? ध्यान दीजिए, आगामी परीक्षाओं में कई बार ये आपको मदद करेगा जन्मक्रम वाले प्रश्नों में भी। तो 1255 ईस्वी खुसरो का, अमीर खुसरो का जन्मवर्ष माना जाता है। और नगेंद्र जी ने बताया है कि एटा के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ है। एटा जिले के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में, ये नगेंद्र जी का मानना है। हिंदी में
नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ हिंदी में राउरवेल से होती है। ठीक है, राउरवेल के रचनाकार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। राउरवेल का रचनाकार कौन है? इसी रचना से नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है हिंदी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर है 1318 से 1643 ईस्वी तक आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा मानी हुई है। अगला जो वन लाइनर फैक्ट है कि नाभादास के भक्तमाल के अनुसार नाभादास के भक्तमाल में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद का स्थान कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ स्थान। ये नाभादास के भक्तमाल में ये तथ्य मिलता है, नगेंद्र जी ने लिखा है। उसमें ये बताया कि रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा चल रही थी जिसमें चौथे स्थान पर रामानंद जी का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो साथियों ये सारे तथ्य आपके लिए चलते चलते बहुत कम समय में तैयार करने लायक है, तो आप इसे तैयार कर लें, याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है। जो भी अन्य आपको इसमें कुछ कठिनाइयाँ लगती हों या कोई तथ्य विवादित लगता हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लें, सूचनाएं समय पर मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।